हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों की जैसे कि पता हो कि आज आप देख रहे हैं कि डीजी साहब द्वारा पुलिस मुख्यालय के माध्यम से दिया जा रहा है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी नेक्स्ट मंथ यानी कि मई में 2288 पोस्ट पर आने वाली है। तो अब आप लोग देर मत कीजिए, अपने अपने तैयारी में मिशन मोड में लग जाइए। और जो अब तक ये सोच रहे थे कि बिहार दरोगा की वैकेंसी इस साल नहीं आएगी, बहुत डिले होगा, तो अब स्पष्ट रूप से आपने देख लिया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जानकारी दी गई है मीडिया के माध्यम से। कल आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसके लिए आप एनसीईआरटी महेश वर्णवाल क्राउन लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वर्तमान में इतना को आप अपने पास रख करके इसको डेली आप जिस चैप्टर को पढ़िए उसी से आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। और आपको इतना करने के बाद बेहतर परफॉर्मेंस किसी भी सेट में आएगा। और करंट अफेयर पर प्रतिदिन 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। जो करंट अफेयर आप सुबह पढ़ते हैं उसी को रिवीजन शाम में कीजिए। इससे बहुत आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा एग्ज़ाम में। तो आपको जो था हम बता दिए सूचना। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज यूडोटेरिया का वॉल्यूम 1 का जो सेट है, सेट नंबर हम 1 से 7 तक देख चुके हैं। और आप लोग नहीं देखें, अगर नए कोई चैनल पर हैं तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। आज हम 8 नंबर सेट देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेट नंबर 8, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो आपको पता हो कि आकस्मिक निधि या संचित निधि दो तरह की निधि होती है जो संसद के अधीन रहती है, जिसमें 267 में संचित निधि आकस्मिक निधि की चर्चा है। अन्य अनुच्छेद की बात करें तो 266 में आपको संचित निधि की चर्चा मिलता है। 266 में संचित निधि की चर्चा मिलती है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, उसकी जानकारी मिलती है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की गई थी? तो ये मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय परिषद की गठन जो अनुच्छेद 230 में मिलता है, इसका स्थापना सरकारिया आयोग द्वारा की गई थी। इसमें मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा करने हेतु इस परिषद की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। और ये सेट उनके लिए उपयोगी है जो सुपर टेट की तैयारी करेंगे, जैसे बीपीएससी द्वारा जो बिहार शिक्षक की बहाली ली जा रही है, उसमें मुख्य रूप से 50 जी के जैसा आपको रहेगा, यहीं से देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो उन लोग भी अगर देखेगा तो वो लोग भी देखेगा तो फ़ायदा ही होगा। और साथ ही साथ जो बिहार पुलिस जो 14 मई 2023 को एक्साइज कांस्टेबल का होने वाला है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो प्रस्तावना में आपको उल्लेखित मुख्य रूप से है अखंडता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। संघीय नहीं उल्लेख है, संघीय का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ एक प्रश्न, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारतीय जो राज्य हैं उसका कोई अपना राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है या किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो आइए देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना सही बात है। सार्वजनिक मतलब जो सरकार की संपत्ति है, जो जनता की संपत्ति है। संविधान का पालन था, उसके आदर्शों को सम्मान करना। आम चुनाव में मतदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मतदान चुनाव करना नहीं आता है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर बाद में एक शिक्षा में जो होता है, जो 21 के क्रम में वर्णित है, उसमें कहा जाता है कि जो बच्चा है 6 से 14 वर्ष के, उसके अभिभावक को कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को स्कूल भेजे। तो 11वां जो कर्तव्य है वो आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया संविधान में। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है? तो यह जो होता है कैग, CAG
जो कै कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इसकी रिपोर्ट की समीक्षा करती है। कै की बात करें तो अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन मिलता है। संचित निधि में हम देखें 266 में इसका वर्णन मिलता है। लोक लेखा समिति सबसे प्राचीन समिति है और इसमें मुख्य रूप से 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। आकस्मिक निधि की बात करें तो आकस्मिक निधि की चर्चा 266 में मिलता है। सात नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और बोलता है कि कौन सा कथन सत्य है। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी, ये भी सही है। तो इसका मतलब दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं कि वर्तमान में बात करें तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से 2 उत्तर भारत में आप ले सकते हैं, जैसे बिहार हो गया और यूपी हो गया। 4 आप दक्षिण भारत के राज्यों को ले सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। फिर आप यहाँ से महाराष्ट्र को ले सकते हैं, सॉरी महाराष्ट्र को भी याद रखिए, एक मिनट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एक कर्नाटक में है। कर्नाटक इन 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर याद करने में परेशानी होती है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि उत्तर भारत के 2 राज्य हैं, जैसे यूपी बिहार हैं, ठीक उस पर दक्षिण भारत के 4 राज्य हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश तेलंगाना साथ था पहले, फिर बाद में अलग हो गया, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा। अगला है कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से 6 राज्य हैं जो विधान परिषद जहाँ स्थित में है। तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु में आपका नहीं है, तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अब विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे आपको फंसाता है क्वेश्चन, देखिए क्या फंसाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद की सृजन या समाप्ति किस अनुच्छेद में है। समाप्ति तो आप अनुच्छेद 169 याद रखिएगा। अगर इसका बोलेगा कि संरचना, विधानसभा की संरचना की बात करें तो संरचना आपका हो जाएगा 171 अनुच्छेद में। तो 2 अनुच्छेद है, इसलिए बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं। आपको सृजन या समाप्ति पूछेगा तो 169 के तहत संसद द्वारा विधेयक बनाकर जब यहाँ राज्य विधानसभा पे पारित कर दे 2/3 बहुमत से संसद में कि हाँ यहाँ पे ख़त्म करिए या फिर यहाँ पे सृजन करिए, तो 169 के तहत होगा। 171 में विधान परिषद की संरचना मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी और इसका संस्थापक सदस्य की बात करें तो सचिंद्रा सन्याल थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल आंसर हो जाएगा, और एक योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। तो इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से संस्थापक सदस्यों के रूप में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है ये लाला लाजपत राय को आप देख रहे हैं। लाला लाजपत राय को आपको साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में, और ये एक अध्यक्ष भी थे जो प्रथम ट्रेड यूनियन कांग्रेस का इसका अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो वास्तविक संस्थापक पूछा है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि वास्तविक पूछता है तो अलग आंसर होगा। अगर पहला पूछता है कि पहला आपका पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो पहला अगर पुर्तगाली की बात करें तो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा था, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी और समुद्री मार्गों को निरीक्षण करने के लिए। और वास्तविक संस्थापक को पूछेगा तो अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इन्होंने आने के बाद राजधानी कोचीन बनाया था, स्थापित किया था, और उन्होंने बहुत सी नीति चलाई थी, जैसे वैवाहिक नीति चलाई थी। फिर आपका 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने ही, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। आगे देखते हैं डलहौजी की बात है तो भारत में रेलवे का जनक माना जाता है।
डलहौजी के भारत में रेलवे के जनक करजन बंगाल विभाजन के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बंगाल विभाजन किया था इसलिए कि भारतीय राष्ट्रवाद कमजोर हो। और बंगाल विभाजन से प्रश्न आपको आएगा कि बंगाल विभाजन कब घोषणा हुई थी, तो 20 जुलाई 19 कहीं देता है, मगर 20 जुलाई याद रखिएगा 1905 को। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के इलाहाबाद का मुख्य कारण अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्य कारण था कि जो सैनिक असंतुष्ट है, और बहुत सी इनका ये था रीजन था, मुख्य रूप से तत्कालीन कारण सैनिकों द्वारा किया था। इसमें आपको मुख्य रूप से मंगल पांडे ने फर्स्ट वाइस के लिए कदम उठाए थे। तो इसमें कहता है कि इलाहाबाद से किन्होंने नेतृत्व किया था, तो यहाँ से मौलवी लियाकत अली नेतृत्व किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाना साहब आपको कानपुर से नेतृत्व किए थे। इनका चीफ इन कमांडर तात्या टोटो कहा जाता है, चीफ इन कमांडर तात्या टोटो कहा जाता है। चलिए और यहाँ बात करें तो इलाहाबाद में किसने मतलब विद्रोह का समाप्त किया था, तो हो जाएगा यहाँ कर्नल नील द्वारा समाप्त किया गया था, दमन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिए थे। तो इन्होंने जो बायकोम सत्याग्रह थे इसमें भाग नहीं लिए थे प्रत्यक्ष रूप से। बायकोम में मुख्य रूप से क्या था कि एक नाडार वहाँ जनजाति था, तो उसके द्वारा जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए माना किया गया था, तो उसके लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था, तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। जबकि खेड़ा, असहयोग और राजकोट में इन्होंने वास्तविक से भाग लिए थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है, तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है। इन्होंने इसको 250 सूक्त समर्पित है। अगर इसकी बात करें तो लोकप्रिय देवता भी ऋग्वेद में आपको इंद्र को ही माना जाता था, चूँकि इंद्र को युद्धों का देवता माना जाता था। किला तोड़ने वाला कहा तो पुरंदर भी कहा गया इन्हीं को। ऋग्वेद में अग्नि को 200 मिला है, अग्नि के लिए 200 मंत्र मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो तीर्थंकर शब्द मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जो अंतिम तीर्थंकर आपको पता हो कि जो महावीर थे अंतिम तीर्थंकर थे, और 24वें अंतिम तीर्थंकर, और इन्हीं को वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर। इसका ऋषभदेव थे जो प्रथम थे, और महावीर अंतिम थे, और 24वां भी कह सकते हैं, वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। यहाँ पे और देता है बौद्ध धर्म को पता है कि बौद्ध धर्म को वास्तविक रूप से गौतम बुद्ध ने इसको स्थापना किया था और आगे बढ़ाए थे, और इसी कारण इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित कौन से विद्वान कनिष्क दरबार से संबंधित नहीं थे, तो कनिष्क दरबार से अश्वघोष संबंधित थे, नागार्जुन थे, चरक थे, पतंजलि थे, एक कनिष्क शासन काल में नहीं थे। यहाँ पर मुख्य रूप से जो 85 BC में प्रथम ब्राह्मण जो वंश स्थापित हुआ था पुष्मित शुंग के द्वारा, शुंग वंश जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने पुष्मित शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसी के दौरान पतंजलि रहते थे। इन्होंने ही जब पुष्मित शुंग ने आपको हिंद एवं जो मिनांडर था उसके शासक से युद्ध जीता था, तो पतंजलि द्वारा ही 2 अश्वमेध कराया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, तो संगम साहित्य में चेर, पांड, चोल, कदम का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले आपको भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय इसको नाम था, भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1178 में जब पाटन के पास इन्हों पहुंचा था, तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय द्वारा पराजित इसको बुरी तरह से पराजित किया था। तो 1178 पाटन के निकट इसको पराजित किया गया था। नेक्स्ट है इसी में बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुआ था, जो एक 1191 और एक 1192 में, जिसमें आप इसको तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें आपको मोहम्मद गौरी की हार हुई थी एवं पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और 1192 में
1192 में जब द्वितीय तराइन युद्ध हुई तो उसमें मोहम्मद गौरी ने जीत गया और पृथ्वीराज चौहान ने हार गया था। जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसमें कुतुबनेबक कार्य शुरू किए थे, इल्तुतमिश ने कार्य पूरा करवाया और फिर फिरोज शाह तुगलक ने शायद मंजिल ढह गई थी तो 5वां और 6ठा मंजिल का इन्होंने निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था द्वितीय सूर्यवंश के जो संस्थापक थे शेरशाह सूरी, इन्होंने मध्यकालीन यही शासक है जिन्होंने कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत किया था। जहांगीर की बात करें तो न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है और अकबर तो बहुत कार्य किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया था अकबर द्वारा। औरंगजेब की बात करें तो इसको जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि जिंदा पीर किस मुगल शासक कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर इसे कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जिनेवा में है। तो इस प्रकार से जो स्टैटिक जीके उसको भी ध्यान रखिएगा। और बिहार द्वारा के तो वैकेंसी आप देख ही रहे हैं कि बस एडीजी साहब ने बोल ही दिया कि 2288 पोस्ट हम निकालेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से आपका जो एक डायल 112 इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर और भी जो है उसको जोड़ करके निकाल रहे हैं। उसके बाद मेन दरोगा भी आएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि बहुत कम है, ऐसा नहीं है, फिर आएगा वैकेंसी अगला भी जो मेन दरोगा होता है। नेक्स्ट है कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में स्थापित किया गया है। गुजरात में स्थापित किया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका 182 फीट ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय थी। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में इनको अरुंधति देसाई को दिया गया था। और इसमें जो किरण देसाई है, किरण देसाई को भी दिया गया था 2006 में। इनका पत्रिका था आपका द इनहेरिटेशन ऑफ द लॉस। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। इसमें 22 जून की बात करें तो 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है कि वारली लोक चित्रकला किस राज्य की लोककला का एक रूप है? वारली तो वारली मुंबई का पता है क्या है महाराष्ट्र में, तो वारली से वर्ली हो जाएगा और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था, स्माइलिंग बुद्धा। ये मुख्य रूप से आपका 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान से किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो पहले जाने कि दंडकारण्य क्षेत्र मतलब कौन दंडकारण्य क्षेत्र के तहत कौन सा राज्य आता है? तो दंडकारण्य क्षेत्र के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आता है। आपका कर्नाटक नहीं है तो कर्नाटक आंसर हो जाएगा इसका। दंडकारण्य क्षेत्र के तहत नहीं आता है। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो वन महोत्सव प्रथम बार आपका 1950 में मनाया गया था, प्रथम बार वन महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है तो रेड सिंधी है जो देसी नस्ल है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क? तो आपका मुख्य रूप से कच्छी खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी।
नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है। जेरेमी लाल लिनुंगा का संबंध किस खेल से है। तो ये मुख्य रूप से भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 67 केजी के श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को इस बार घोषित किया गया है। तो दूसरे एवं तीसरे नंबर पे आपका एक सूरत है और एक नवी मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न है ये नेक्स्ट है और इनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो सुपर टेट जैसे बीपीएससी आयोजित करेगा एग्जाम उनके लिए भी, चूँकि आप देखेंगे कि जो पिछले साल प्रधान शिक्षक का नियुक्ति किया गया था बीपीएससी द्वारा, तो उसमें 150 क्वेश्चन था जिसमें से 75 से अधिक प्रश्न जीके-जीएस का था और इसमें भी और 100 क्वेश्चन पूछा तो 50 क्वेश्चन जीके-जीएस का होगा। तो यही सब पूछेगा क्वेश्चन, वो कहीं फालतू से नहीं पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित हुई। तो इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है। तो ये पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया, तो पूर्वी चंपारण जो बिहार के पूर्वी चंपारण है इसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 सम्मानित स्वाते पावो का संबंध किस देश से है। तो मुख्य रूप से आपका स्वीडन से संबंधित है। स्वीडन से संबंधित है। एक आपको साहित्य के क्षेत्र पूछेगा जो एनी एर्नोक्स है जो फ्रांस की लेखक है। एनी एर्नोक्स फ्रांस साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत तथा किन देशों के बीच होता है। तो उदार शक्ति का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच होती है। उदार शक्ति इसमें मुख्य रूप से वायुसेना भाग लेती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है। तो इसमें 43 है 2022 में, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। अगर पहले स्थान की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में तो यूएसए है और आपका भारत का स्थान 43 है। तो ब्राइटनेस कम गया था दोस्त, इसीलिए इस तरह से डिस्टर्ब हुए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया। लीव नो वन बिहाइंड के नाम के विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका एक विषय था 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है सालबुक वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। सालबुक वेटलैंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में है आपका। अगर टोटल बात करके अभी कितना हो गया तो 75 टोटल हो गया है। ब्राइटनेस पर आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये मुख्य रूप से आपका 17 जुलाई 2022 तक ये लक्ष्य है कि 17 जुलाई 2022 तक लक्ष्य रखा गया था कि 200 करोड़ वैक्सीन डोज को प्राप्त करना या बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो रोपवे परियोजना आपको मुख्य रूप से 8 रोपवे परियोजना शुरू करने की मंजूरी मिली है, घोषणा हुई है। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन पर समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो समानता दिवस के रूप में आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इनका जन्मदिन है जो 14 अप्रैल को होता है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। और ई वी रामास्वामी की बात करें तो ये आपका आत्मसम्मान जो आंदोलन चला था 1920 शायद 20-21 में चला था ई वी रामास्वामी आत्मसम्मान के लिए, जिसमें मुख्य रूप से आपका
जो धार्मिक ग्रंथ जैसे मनुस्मृति है, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को पैदा किया है, उसको जलाने का कार्य किए थे। और जो मंदिर में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं थी इनको, तो मंदिर में नीची जातियों को प्रवेश दिलाने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और जितने भी सामाजिक कुप्रथाएँ थी, जो ब्राह्मण का श्रेष्ठ था, उसको खिलाफ इन्होंने लड़ा था। ई वी रामास्वामी ने जस्टिस आंदोलन, सॉरी आत्मसम्मान आंदोलन होगा, आत्मसम्मान, ई वी रामास्वामी, आत्मसम्मान होगा दोस्त। 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो मुख्य रूप से भारत द्वारा किया जाएगा। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था। उज्बेकिस्तान में 2022 में उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो इस प्रकार से याद कभी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा करके इस बार बिहार दरोगा PT एग्जाम में कि 2022 वाला बताइए, क्योंकि फंसाना होता है, कम्प्लीटेड बना होता है। क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, 2288 पोस्ट है तो कम ही है, और कंपटीशन टफ होगा। तो आप लोग मिशन मोड में लगे रहिए और डेली पढ़िए करंट, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, इसका कोई रास्ता नहीं है। युवा 0.2 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? युवा योजना 2.0 युवा योजना, एक मिनट दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, गलती से बोला गया है, 2.0 है युवा योजना 2.0। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित है, इसलिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे मुख्य रूप से 30 वर्ष से कम आयु के जो लेखक होंगे उसको प्रोत्साहन या परामर्श प्रदान किया जाएगा। 30 वर्ष से कम कम उम्र के लेखक होंगे उनको। द इंडियन स्टोरी किस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें बिमल जालान, जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, बिमल जालान। शशि थरूर की बात करो, डार्कनेस ऑफ ईरा भी है, और ये आपका अम्बेडकर लाइफ भी है इनका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के खारे पानी से जलने वाले लालटेन का शुभारंभ किस किया गया है? इसका नाम क्या है? जो भारत में जो खारे पानी से एक लालटेन हो जलता है, उसकी शुभारंभ हुए, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रोशनी है, उसका नाम रोशनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है? किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम स्थान मुख्य रूप से जो बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, लौह है, इसका सभी में इसका प्रथम स्थान है। जबकि कोयला की बात करें तो कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। तो कोयला यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान है, छत्तीसगढ़ का स्थान है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो वृक्षावरण प्रतिशत आपका भारत का 2.91 है, 2.91 है जो आपका वृक्षारोपण प्रतिशत है। और अगर वनावरण की बात करें तो आपका इसमें तो दिया नहीं है, 24 पॉइंट समथिंग है। चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से विनोद शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी प्रतिशत कितना है? तो बिहार में गरीबी प्रतिशत कितना है? तो इसमें 51.91% दर्ज किया गया है बिहार में गरीबी प्रतिशत। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना? तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता मुख्य रूप से इंग्लैंड बना है, और इन्होंने पाकिस्तान को हराकर एक खिताब जीता है। निम्नलिखित में से किससे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसमें आपका है साइमन अस्टील को चुना गया है प्रमुख के रूप में। इनको समर ग्रेनेडा से है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका शरद कमल अंशता हैं, इन्होंने जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से। तो ये टेबल टेनिस का है, ये भी आपको पूछ सकता है किस खेल से संबंधित? टेबल टेनिस से संबंधित है शरद कमल अंशल। पिंड कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायक पिंडार निम्नलिखित किसकी सहायक नदी है? तो पिंडार के बारे में पूछा है किसकी सहायक नदी है पिंडार? तो ये मुख्य रूप से आपका अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है,
केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। स्टैटिक जी के कई सब याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आएगा वहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो नाल्को की स्थापना मुख्य रूप से आपका फ्रांस के सहयोग से किया गया था, नाल्को कंपनी की स्थापना। और वर्ष पूछेगा तो 1937 होगा। 1937 में एल्युमिनियम कंपनी के रूप में नाल्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जलीय समुद्री सीमा कितने देश से लगे हैं? तो जलीय समुद्री सीमा 7 देश से लगे हैं। इनमें 7 देश कौन कौन है? तो आपका याद रखना है कि 7 देश जो एक पाकिस्तान, 7 देश पाकिस्तान है, मालदीव है, फिर आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये 7 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस द्वीप में स्थित है? तो ग्रीनलैंड आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप जो आर्कटिक महासागर में स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद आपको आता है जो बोर्नियो द्वीप सेकंड नंबर पे जो हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर है जो हिंद महासागर में है। एक न्यू गिनी द्वीप है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो शिमला, मसूरी, मनाली आदि सब जो आपका है जो लघु हिमालय का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तथा म्यांमार के कौन सा दर्रा जो होता है? तो भारत और म्यांमार के बीच तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, यंगयाप दर्रा, देखिए यहाँ पे यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राकापोसी आपका पाकिस्तान में स्थित है। राकापोसी निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक का मात्रक इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं है। तो अपवर्तनांक का मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो विभवांतर का माप में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो उसका गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग पर गतिज निर्भर करता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम से जानते हैं। जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करेगा तो न गतिशील नहीं होगा, और बाहरी बल उस पर कार्य करता है तो गतिशील हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्नलिखित किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जी का मान आपका जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वही भार द्रव्यमान रहेगा, और पृथ्वी पर वही द्रव्यमान रहेगा, सिर्फ भार में परिवर्तन होगा, वजन में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर तरंग की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस तरह करने पे इसका तरंगदैर्घ्य घटता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो संबंध स्थापित करना है, सूत्र होता है R बराबर 2F सूत्र होता है। तो R = 2F बी आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों के झुकाव को आपका अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन, प्रकाश के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता जो होता है उसका उल्टा जो व्युत्क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का उल्टा चालकता होगा। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो इस तरह का बात बर्जीलियस द्वारा किया गया था। बर्जीलियस ने बताया था कि तत्वों के प्रतीक को के नाम से 1 या 2 अक्षरों के नाम से बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर बर्जीलियस हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जानते हैं? तो कुल संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं। द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। 4 होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या।
नेक्स्ट प्रश्न है विसरण। विसरण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, विसरण के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कहता है कि गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है, यही आपका गलत है। आगे कहता है कि विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में होता है, सही है। यानी कि ए नंबर गलत है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्षार के कौन सा कथन सत्य है। तो क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, तो ठीक है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, ठीक है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करता है, ठीक है। तो ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है। बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु गैस कौन सी है। तो ये हाइड्रोजन है जो एकमात्र अधातु है जो बाईं ओर स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए करते हैं। तो जो आपका धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा को मुख्य रूप से हम लोग जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको हम लोग अस्थायी कठोरता दूर करने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्स में परिवर्तन हो जाएगा। तो किसको घोलेंगे तो जिप्स बन जाएगा। तो आपका जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को घोलने पे जिप्स में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो आपका निकेल और लोहा को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निकेल और लोहा। आगे है कि कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। मकड़ी का अध्ययन क्या कहते हैं। तो इसको आर्कनोलॉजी कहते हैं, आर्कनोलॉजी। ऑप्शन ए हो जाएगा, मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है। आगे साइनोलॉजी की बात करें तो कुत्तों का अध्ययन करता है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन है जो ऑप्शन बी में आपका है। एपिकोलॉजी में हम लोग मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं और आर्कियोलॉजी में मानव संस्कृति विकास क्रम का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशीय ऊतक आपका 3 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रेखीय पेशीय ऊतक, और आपका दूसरा होगा अरेखीय। एक हो गया रेखीय तो दूसरा होगा अरेखीय, और तीसरा आपका हृदय पेशीय होगा, हृदय पेशीय ऊतक। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ऊतक पेशीय ऊतक होते हैं। आगे है एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहते हैं। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच आनुवंशिक भिन्नता को हम लोग आनुवंशिक विविधता कहते हैं। आनुवंशिक विविधता ऑप्शन डी। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा समूह है। इसमें मुख्य रूप से इसके सदस्य होते हैं जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं इसीलिए। और इसका शरीर सिर, पश तथा उदर में विभक्ता होता है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाए जाते हैं। 2/3 पृथ्वी पर 2/3 मात्रा में ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव हैं पाए जाते हैं। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो स्तनधारियों के हृदय में आपका 4 कोष्ठ होता है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से पूछता है आपको कि मानव शरीर का कौन सा पार्ट्स 2 पार्ट्स हैं जहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा निकलता है या वहाँ जनरेट होता है। तो एक हृदय हो गया, दूसरा मस्तिष्क हो गया, या आप दिमाग कह सकते हैं मस्तिष्क हो गया। तो ये 2 जगह है जो मस्तिष्क और हृदय है जहाँ से इलेक्ट्रिक ऊर्जा निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है सेव के फल में लाली का क्या कारण है। तो सेव के फल में लाली का मुख्य कारण आपका एंथियोसाइनिन है। लाली कारण एंथियोसाइनिन है। लाइकोपिन टमाटर के लिए है लाल होना। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर बात किया जाए तो आपका पुष्प होता है, फूल होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे छोटी बीज आर्कटिक का होता है, सॉरी आर्किड का होता है सबसे छोटा बीज। और सबसे छोटा गुणसूत्र की बात करें तो शैवाल का होता है सबसे छोटा गुणसूत्र। फिर आपका बात करते हैं सबसे छोटी पुष्प की बात करें
तो ये बुल्फिया हो जाएगा, सबसे बड़ा रेफ्रेसिया होता है, सबसे छोटा बुल्फिया होता है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका गैलिस्टेप्टिकम माइकोप्लाज्मा का होता है, माइकोप्लाज्मा का। तो इस बात से ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से मुख्य रूप से आपका वाई.वी. रेड्डी समिति जो था, वाई.वी. रेड्डी समिति, ये 1998 में इस मुद्रा आपूर्ति से संबंधित इस समिति को लगाई थी 1998 में। वाई.वी. रेड्डी समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। रुपये की परिवर्तितता का क्या तात्पर्य है? तो रुपये की परिवर्तितता का तात्पर्य है कि रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति देना, अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति देना या बदलने की अनुमति देना। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो अगर स्थापना पूछेगा तो 35 हो जाएगा, एक्ट 1934 में, और राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949 हो जाएगा, यानी कि 1949 सही आंसर होगा। 1949 राष्ट्रीयकरण हुआ इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न है आपका कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो जो 8 मूल उद्योग हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से किसको अधिक महत्व दिया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पादन जो होता है उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज 100 प्रश्न देखा सेट 8 का, और उम्मीद करते हैं आप लोग लास्ट तक देखेंगे और देखे होंगे और बेहतर रूप से समझ में आया होगा। और आप देख ही रहे पेपर में, हाँ इससे पहले देख लीजिए, ये आपका रोक के इसको बना लीजिएगा और बनाकर स्कोर कमेंट कीजिएगा। जैसे 5 मैथ का प्रश्न है तो आप धीरे धीरे पढ़ाते देख लीजिएगा। और इसके बाद समझ लीजिए कि कल सरकार जो द्वारा ऐलान किया गया है कि 21,000 से अधिक पदों पे सिपाही का और 1288 पोस्ट पर सिपाही की दरोगा का वैकेंसी आएगा। तो मुख्य रूप से दरोगा वाले सुन लीजिए, बहुत कम सीट है और इसमें कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो आप डेली पढ़िए। अब करंट अफेयर ही है जो आपका पीटी में बहुत बड़ा एक हथियार रहता है। आप करंट अफेयर से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आप अभी सेट बना रहे हैं, कोई भी सेट अगर 60 आ रहा है तो आपका अच्छा स्कोर है, और इससे कम है तो थोड़ा मेहनत कीजिए। और इसमें भी अगर 60 प्लस आता है आपका तो बेहतर माना जाएगा, इसलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा और बनाइएगा। और ये सिर्फ आपका बिहार दरोगा बिहार पुलिस के उपयोगी नहीं, बल्कि जो बिहार में जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाला है टीचर का एग्जाम उसके लिए भी उपयोगी है, तो वो लोग भी देखिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने में धन्यवाद।